बॉयज एंड गर्ल्स, फिर से आप लोगों का सनराइज करियर एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपका नेट चलता है और सब्सक्राइब किया है तो रोज आपको 3-4 नोटिफिकेशन आते होंगे। सनराइज करियर एकेडमी प्रीमियर, सनराइज करियर एकेडमी प्रीमियर 30 मिनट में, 30 मिनट में, है ना, आता ही रहेगा। चलिए, अर्थव्यवस्था हमारे यूपी SSSC पेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD और तमाम सरकारी एग्जाम जिसमें आपका अर्थव्यवस्था के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? तो वन लाइनर के माध्यम से अगले 30 से 40-50 मिनट के अंतर्गत जितना भी कर सकते हैं हम करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। और अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक कौन सा? पूंजीवादी। एक कौन सा? पूंजीवादी। और दूसरा क्या होता है? साम्यवादी। साम्यवादी। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित। पूंजीवादी में लाभ कमाना होता है और साम्यवादी में लाभ कमाना प्लस कल्याण करना। ठीक है? नहीं, सॉरी, साम्यवादी में क्या होता है? ओनली कल्याण करना। जो अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कल्याण को हटाइए, सिर्फ लाभ कमाना है, जितना ज़्यादा लाभ हो जाए, जैसे अमेरिका की व्यवस्था। साम्यवादी का मतलब होता है कमाना तो हटाओ, कल्याण करते रहो, समाज कल्याण करते रहो। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है लाभ भी कमाना है और समाज कल्याण भी करना है। हमारे भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। और कैसी? खुली। कैसी अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? जहां पे आयात और निर्यात दोनों होता है, जहां पे ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। कैसी? बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है? आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील। विकासशील का मतलब ना तो अल्प विकसित है और ना तो विकसित है, उसके बीच के मध्य का। लेकिन भारत का इतना ज्यादा विकास हो गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था टेक ऑफ इकोनॉमी है। टेक ऑफ इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? टेक ऑफ इकोनॉमी। टेक ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है हमारा देश अब कभी भी विकासशील से विकसित हो सकता है। यानी हमारा देश में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, इतने ज़्यादा पैसे वाले लोग हो गए हैं और GDP इतना अच्छा चल रहा है कि हमारा देश अब विकासशील के दर्जे को छोड़कर विकसित हो सकता है। कभी भी ये घोषणा की जा सकती है। जिस देश को कभी भी घोषणा की जा सकती है कि वह विकसित हो सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं टेक ऑफ इकोनॉमी। टेक ऑफ अर्थव्यवस्था। ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? उत्पादन। अगर आपको अपना आर्थिक वृद्धि करनी तो क्या? उत्पादन। उत्पादन मतलब प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ज़्यादा उसकी मांग होगी, उतना ज़्यादा बिकेगा और उतना ज़्यादा चलेगा। कोई ऐसा उत्पादन बताइए जिसकी मांग बहुत ज़्यादा हो। पेट्रोल, बिल्कुल सही। दारू भी उन्होंने सही बताया, दारू की मांग ज़्यादा है कि नहीं है? ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं, बहुत सारे हमारे छात्र भी बैठे हैं जो सेवन करते हैं, पर बताएंगे नहीं। ना बताओ, वो अपना आपका पर्सनल थिंग है। ठीक है, देखिए पेट्रोल की बहुत ज़्यादा मांग है। इतनी ज़्यादा मांग है कि अगर ये थोड़ा बहुत महंगा भी हो जाता है ना तो जनता तब भी उसको खरीदती है। खरीदती कि नहीं खरीदती? तो यानी आप जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे अर्थव्यवस्था में उतना ही ज़्यादा वृद्धि होगी, और जितना ज़्यादा निर्यात करोगे उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। क्लियर है? अर्थशास्त्री कहते हैं अगर किसी देश को अभी जो माहौल चल रहा है अपने पृथ्वी विश्व को देखते हुए, अगर कोई देश सबसे ज़्यादा निर्यात करेगा और आयात कम करेगा, सुनिएगा ध्यान से, यह अर्थव्यवस्था में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर कोई देश निर्यात ज़्यादा करेगा और आयात कम करेगा तो वह विकसित होगा, उसके पास पैसा ज़्यादा आएगा। और अगर कोई देश निर्यात कम करेगा और आयात ज़्यादा करेगा तो उसका विकास कम होगा। हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत कैसा है? आयात ज़्यादा करता है कि निर्यात? आयात।
आयात मतलब आना, विदेशों से प्रोडक्ट आना। हमारा भारत आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है। यही कारण है कि अभी हम क्या हैं, विकासशील। और अमेरिका क्या करता है, निर्यात ज़्यादा करता है, आयात कम करता है। नतीजा डॉलर में पैसा छपता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, कौन सा डॉलर, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अगर व्यापार करना है तो आपके पास डॉलर होना चाहिए। अगर अमेरिका से आपको कुछ मंगाना है तो आपके पास डॉलर होना चाहिए। यानी यहाँ से अगर अमेरिका गए और वहाँ का पानी पूरी आपको अच्छा लग गया तो आपको कैसे देना पड़ेगा, डॉलर में पैसा देना होगा। अच्छा, ऑनलाइन जो सिस्टम होता है ना, ऑनलाइन सिस्टम में आजकल क्या है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से अमेरिका में पेमेंट कर देते हो। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि जब आप पेमेंट करोगे ना तो आपकी भारतीय मुद्रा को वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा, डॉलर में। ठीक है, इसलिए घर बैठे आप भारतीय मुद्रा से डॉलर में पेमेंट कर सकते हो। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण मतलब जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते जाओगे तो उतना ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था सुधरती जाएगी। जैसे रेलवे व्यवस्था, देखो रेलवे व्यवस्था कर दिया ना, पूरे भारत में कोने कोने तक रेलवे जाता है, कितना किराया आता है। देखो सीमेंट रोज बिकता है। क्यों? रोज आदमी घर बना रहा है। लोहा सबकी ज़रूरत है, लोहा गिट्टी सबकी ज़रूरत है, तो सब किस में आता है, पूंजी निर्माण में आता है। किसमें, आप ये बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है गिट्टी और बालू और सीमेंट कम हो जाए, बंद हो जाए? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मौसम जलवायु के परिदृश्य को देखते हुए सब लोग पक्का घर चाहते हैं। कच्चा घर क्या था, ढह जाता है, मृत्यु हो जाती है। नतीजा मौलिक अधिकारों का हनन। अब सरकार को क्या है, सरकार क्या है, पक्का घर बनाती है ना, ईंटा गारे का पैसा देती है ना, यानी ये एक ऐसा चीज़ है जो कभी बंद नहीं होता, अच्छी खासी कमाई होती है इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था, अरे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या, विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो कृषि का क्षेत्र होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल कितने क्षेत्र होते हैं, जरा बताइए, कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्राथमिक। पहला कौन सा होता है, प्राथमिक। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या है, तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में समझिएगा, आपको यह बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र में जितनी भी कच्ची वस्तुएं होती हैं, यानी जो सिर्फ खेत से या कहीं और से लाके घर में रख दी गई है और उसके साथ कुछ भी नहीं किया गया, वो क्या है, प्राथमिक। जैसे कृषि में पूरा कच्चा उत्पाद रहता है ना, बाद में तो उसे पक्का करते हैं मशीनों द्वारा। और जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अंडे की खेती, तमाम प्रकार की खेती, तमाम प्रकार की फसल, तमाम प्रकार की कृषि किस में आएगी, प्राथमिक क्षेत्र में। जब उसी प्रोडक्ट को मशीनों द्वारा बनाया जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। यानी द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। और जब वही प्रोडक्ट बाजार में बिकने के लिए आ जाएगा तो तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम और क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, चतुर्थ भी होता है, 5 भी होता है, लेकिन वो इन्हीं से बने हैं। हमारे अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से किसमें है, 3 क्षेत्र है बस। ठीक है, जब ISPC की आप तैयारी करोगे, ROE की तैयारी करोगे, तो यही क्षेत्र 5 हो गए हैं। लेकिन वो जो 2 क्षेत्र निकले हैं ना, वो इन्हीं में से निकले हैं। यानी दोनों क्षेत्र की, चौथे और 5वें क्षेत्र की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। तो मुख्य रूप से तो यही है ना। ठीक है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है, पूंजी। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग, बिजली और निर्माण। निर्माण और विनिर्माण। निर्माण क्या होता है, निर्माण क्या होता है, अरे भवन बनाना, रोड बनाना और पुल बनाना, ये सब क्या होता है, निर्माण। विनिर्माण क्या होता है, अरे विनिर्माण का मतलब वस्त्र, टेक्सटाइल, प्रोडक्ट, ये टेबल, ये चेयर, ये मोबाइल, ये पेन, ये विनिर्माण में आता है। ठीक है, निर्माण में क्या क्या वस्तु लगती है, ईंटा, गारा, गिट्टी, ये सब तो निर्माण। और जैसे कपड़े, पेन, बोतल, बेंच, लाइट, ये सब किसमें, विनिर्माण। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, व्यापार, परिवहन, संचार। व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आती है, तृतीय क्षेत्र में आता है, रट लीजिएगा। ठीक है,
अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और ये ही पहले अर्थशास्त्री हैं विश्व के, और इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन ये पूरा नाम नहीं है, मैंने पूरा नाम लिखवाया था ना आपको, ठीक है। लगातार बढ़ती कीमतों को की प्रक्रिया कहलाती है क्या? मुद्रास्फीति। यानी क्या? महंगाई। अगर महंगाई होती है तो मतलब मुद्रास्फीति बढ़ती है। अभी आपने देखा होगा कभी कभी क्या है, सरसों का तेल कितना 200 रुपये लीटर हो गया था, अभी भी है। कभी कभी महंगाई एकदम से हो जाती है। कभी आपने देखा होगा ना, प्याज 150 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, है ना। अब जब प्याज 180 रुपये किलो हो गया था भाई साहब, समझ नहीं आता प्याज खरीदे सेब खरीदे, पर बिना प्याज के सब्जी अच्छी नहीं बनती। फिर हमने सेब को ठुकरा दिया, प्याज खरीदा। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आयात निर्यात बंद होना। बंद अर्थव्यवस्था क्या मतलब होता है? जिस देश का ना तो आयात होता है ना तो निर्यात होता है, बंद अर्थव्यवस्था। जैसे नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, उसका ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। क्या हो गया? हाँ तो उठा नहीं रही क्या वो? गुंडा ही ना करो, कैप्टन सर का फोन है, उठा लो, ठीक है। जाइए बात करके आइए। कहाँ निर्यात होता है? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन, दूसरे नंबर का उत्पादन है भारत। कहाँ निर्यात करोगे तुम? हाँ निर्यात होता है, आयात ही सोच रहा हूँ मैं। गेहूं हम भेजते हैं, पता है कहाँ भेजते हैं? शीत क्षेत्रों में। उत्तर कोरिया में हमारा कोई व्यापार नहीं होता है। जब से किम जोंग उन राजा बना है वहाँ का, तब से हमारा कोई व्यापार नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना आप इसमें IAS के लिए, PCS के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देशों का संबंध, अगर हम उत्तर कोरिया से अपने संबंध बनाएंगे तो अमेरिका हमसे नाराज ना हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का सबसे पक्का विरोधी कौन है? नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि भारत के किससे अच्छे संबंध है, किससे बुरे संबंध है। अभी आप बताइए, रशिया का विरोधी, रूस का विरोधी कौन? अमेरिका, लेकिन हमारा मित्र है। और रूस से हम क्या खरीद रहे हैं? S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो अमेरिका आपत्ति जता रहा है ना कि नहीं, अमेरिका को S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। क्या अमेरिका बोल रहा है कि भारत को नहीं खरीदना चाहिए रूस से? क्यों? भारत शक्तिशाली देश बन जाएगा ना। ये एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या होता है? ये कई जगह ऊंची जगह पे लगे होते हैं, और जैसे ही कोई मिसाइल हमारे देश में आती है, ये उसको जमीन में गिरने से पहले हवा में ध्वस्त कर देते हैं। ऐसा सिस्टम होता है, बड़े बड़े सेंसर और इंटरनेट की मदद से लगे होते हैं ये। अब अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के पास ऐसी ताकत आए। क्यों? फिर बराबरी का ना हो गया, अमेरिका के बराबर ना हो गया फिर, इसलिए एक दूसरे से आपत्तिजनक करते थे। नॉर्थ कोरिया से अगर हमारा व्यापार होगा ना, तो अमेरिका बहुत आपत्ति कर देगा, सैंक्शंस लगा देगा हमारे ऊपर, और नतीजा हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। आजकल किसी देश को अगर डाउन करना होता है ना, तो कोल्ड शीत युद्ध होता है, यानी दूसरे का व्यापार बंद कर दो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? डॉलर ना। अमेरिका डॉलर बंद कर देगा तो हम व्यापार कर पाएंगे क्या? नहीं, अर्थव्यवस्था हमारी ठप हो जाएगी। चलिए, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई। क्या बताया था मैंने? बताया था ना, इतिहास से क्वेश्चन बताया था ना, अर्थव्यवस्था क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आ गया ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, कोई ना कोई पेपर में आएगा जरूर, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं बहुत देखता हूँ कि फेसबुक में डॉक्टर मनमोहन सिंह को रोबोट करके और चुप रहने वाला व्यक्ति बोला जाता है, पर ये कोई नहीं देखता कि हमारे देश के बहुत बड़े महान अर्थशास्त्रियों में से गिने जाते हैं, और हमारे वित्त मंत्री भी रहे हैं। हमारे हालात 1991 में श्रीलंका जैसे हो जाते, एकदम गरीब हो जाते, और हमारे पास बहुत कम विदेशी मुद्रा बची थी, तब यही वो पढ़ा लिखा नागरिक था जिसकी आज हम फेसबुक में बहुत जो है आलोचना करते हैं। यही वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसने हमको गरीबी से बाहर निकाला। आपको बता दें,
देश की जो जनता थी ना और देश के जो व्यापारी थे सब के सब जो है बेघर हो जाते, सब के सब गरीब हो जाते और भुखमरी हो जाती और एक दूसरे को नोच खाते। ये वो व्यक्ति है जिसने हम लोगों को बाहर निकाला गरीबी से, पूरे भारत को गरीबी से बाहर निकाला। अब क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था तो हम तो भाई पार्टी वाले हैं, मतलब मैं नहीं, जनता हमारे देश की, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कोई सपा से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस जुड़ा हुआ है, इस व्यक्ति की इतनी आलोचना करते हैं, ऐसा लगता है कि पर्सनल उस व्यक्ति का नुकसान किया इसने। ये बहुत पढ़े लिखे नागरिक थे, सूझबूझ से देश चाहते थे। देखो हम तो अपने आप को गरीबी से बाहर निकालते हैं नौकरी करके, इन्होंने पूरे देश को गरीबी से बाहर निकाला। ठीक है, आप बोल सकते हो कि भारत को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दूसरा जन्म दिया इन्होंने, मनमोहन सिंह ने। ठीक है, जो हमारे 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर। जितना थोक वस्तुएं बेची जाएंगी, जितना पैसा आएगा उसका आकलन किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक है? तृतीयक क्षेत्र, यानी हमारे भारत में जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी मतलब अर्थव्यवस्था से आने वाला पैसा। अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? तृतीयक क्षेत्र से। कितने क्षेत्र हैं? 2, कृषि और निर्माण विनिर्माण और तृतीय सेवा क्षेत्र। यानी भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? सेवा क्षेत्र से। इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा पैसा का योगदान, टैक्स का योगदान कहाँ से होता है? सेवा क्षेत्र से। और सेवा क्षेत्र का मतलब तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़े, देखो क्या बोल रहे हैं। भारत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। अच्छा, नियंत्रण मतलब कितने नोट छापने हैं, कितने नोट नहीं छापने हैं, कितने नोट मार्केट में उतारने हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एकदम एटीएम से निकालते हो ना तो इतना साफ नोट निकल जाता है, ऐसा लगता है अभी बन के आया है। तो ये नए नोट निकालना, पुराने नोटों को रद्द करना, जलाना, नए नोट बनाना, और कितने बनाने हैं, यानी कौन नियंत्रण करता है? आरबीआई। हमारे देश का बैंकों का बैंक, यानी बैंकों का बाप जिसे कहा जाता है वो क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। कहाँ मुख्यालय इसका? मुंबई। ठीक है, एक होमवर्क लिख लो, एक होमवर्क लिख लो, घर में करना जरूर। ठीक है, आरबीआई के अब तक के गवर्नर, आरबीआई के अब तक के गवर्नर, ये लिखना है आपको। यानी जब से हमारा आरबीआई बना है, ठीक है, तब से लेके अब तक के गवर्नर की लिस्ट बनाओगे और लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक की स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था ना, उसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों से बना था, मुंबई का बैंक, मद्रास का बैंक, कलकत्ता का बैंक। इन तीनों को मिला दिया तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को हमने बना दिया स्टेट बैंक ऑफ। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी अकाउंट खुलेगा ना आपका, इसी में खुलेगा नौकरी के बाद। जितने भी सरकारी नौकरी वाले होते हैं ना, देखना एसबीआई जरूर होता है उनके पास, सैलरी उसी में आती है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर सरकारी सैलरी अकाउंट चाहिए ना, मेहनत करो। ठीक है, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया था? कैनरा बैंक। आईएसओ का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन।
ये एक मानक ब्यूरो है जो प्रमाणित करता है। ठीक है, आया समझ में? भारत का पहला बैंक कौन सा था जिसे ISO ने प्रमाणित किया था? कैनरा बैंक। आगे देखिए, मंदाड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। मंदाड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। आया समझ में? भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक। ठीक है, भारत में बेरोजगारी मूलतः किस प्रकार? संरचनात्मक। अब संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है अर्थव्यवस्था में? नो आइडिया यार, कम से कम 40-50 लोग बैठे हो, कोई तो बताओ। क्यों आस्था, तुम बताओ। पूजा तुम बताओ। नहीं, नो आइडिया। ओके, तुम? हाँ, बनना बिगड़ना 1% सही। बनना बिगड़ना 1% सही। कोई नहीं बता पा रहा। देखो आपको बताते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है जो बेरोजगारी उत्पन्न हो गई हो किसी दूसरे कार्य की वजह से। जैसे आप देख रहे हो आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, कंप्यूटराइज मशीनें आ गई हैं। जो काम पहले मनुष्य करता था आज वो काम कौन कर रहा है? मशीन कर रही है। यानी अगर काम खुद ही मशीन कर रही है तो आदमी की जरूरत कहाँ है? अब आदमी की जरूरत नहीं तो बेरोजगारी तो होगी। जैसे आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो बर्तन खुद ही धो देगी, तो बर्तन खुद ही धो देगी, आपको धोना नहीं पड़ेगा। ऐसी मशीनें आ गई हैं जो प्लेटफॉर्म में झाड़ू खुद ही लगा देगी, पहले आदमी लगाता था उसको नौकरी मिलती थी। ऐसी मशीनें आ गई हैं कंप्यूटर में फीड कर दीजिए, टी शर्ट बनाना चालू कर देगी, वो गाड़ी बनाना चालू कर देगी, गाड़ी को कसना चालू कर देगी। आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर रोबोट गाड़ी को कसते हैं, वेल्डिंग करते हैं, गाड़ी को कलर करते हैं, आदमी नहीं करता। यानी आधुनिकीकरण की वजह से, ध्यान दीजिएगा, आधुनिकीकरण की वजह से जो लोगों का व्यापार छिन रहा है उसी को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। अब जैसे पहले कपड़ा हाथों से बनता था ना, चरखा चलाना पड़ता था, मशीनें आ गई, धागा मशीनें बना रही हैं, टी शर्ट मशीनें बना रही हैं, है ना, सिलाई भी मशीनें कर रही हैं। तो लोगों का व्यापार धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। होता जा रहा है नहीं? अभी मान लीजिए ट्रेन चला रहे हैं ना, बिना ड्राइवरलेस ट्रेन, मेट्रो, ड्राइवरलेस मेट्रो, कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, पायलट नहीं होगा। अब ये बताइए ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी, ड्राइवर की नौकरी गई ना? बताएं, गई। तो इसी वजह से आधुनिकीकरण मशीनों की वजह से जितने लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं वही क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका उपाय कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं, ये समय की एक ऐसी रेस है कि सब चाहते हैं कि हमें कम समय में उत्पादन ज़्यादा हो। जहाँ पर मानव शक्ति लगती है वहाँ पे समय लगता है और उत्पादन कम होता है। आज डिमांड और उत्पादन की इतनी ज़्यादा डिमांड है, प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मशीनें लगी हुई हैं। जहाँ 10 व्यक्ति एक महीने में काम करते हैं वहीं एक मशीन 1 घंटे में काम कर देती है। अभी आप बताइए, आपको मैं बताता हूँ, हमारे गांव में या आप लोगों के गांव में जब यहाँ पर कंबाइनर, बड़ी वाली मशीन जो 1 घंटे में 10 बीघा काट के रख देती है, जब वो मशीन यहाँ पे नहीं आती थी और हमें अगर अपना खेत कटवाना होता था तो हम लेबर मजदूर करते थे और लेबर मजदूर को पूरी दिहाड़ी देते थे। कई दिनों तक वो काम करते थे, खेतों में फसल काटते थे और उनको हम पैसे देते थे, आप लोग पैसे देते थे, यानी उनको एक रोजगार मिला हुआ था। अब क्या हुआ? बड़ा सा कंबाइनर बन गया, बड़ी मशीन जो एक ही बार में 1 घंटे चल के 10 बीघा का अनाज काट के भूसा अलग कर देगी, दाना अलग कर देगी, मात्र 1 घंटे में। अब बताइए 10-15 मजदूरों का काम, 1 महीने का काम एक मशीन ने 1 घंटे में कर दिया। अब मुझे बताइए, आपने बोला सर इसका उपाय क्या है, आप ही जरा मुझे बताइए, कौन नहीं चाहेगा आज के युग में कि जल्दी काम हो जाए, फिर अगली फसल बोएं? यानी आपको क्या लगता है इसका कोई उपाय है? इसका केवल और केवल यही उपाय है, अगर हमें बेरोजगारी को खत्म करना है तो केवल और केवल यही उपाय है, आधुनिकीकरण कम कर दो।
लेकिन देखिए इंसान बना रहा है। अभी मैंने क्या बताया कि बहुत सारी मोटर बनाने वाली कंपनियां, मोटर कार बनाने वाली कंपनियां ऐसी हैं जो रोबोट का इस्तेमाल कर रही हैं। रोबोट ही ड्रिल कर रहा है, रोबोट ही पेच कस रहा है, रोबोट ही कस रहा है। और किसमें? अच्छा, वो इंसान बनाएगा कौन? इंजीनियर। पूरी जनता तो नहीं बना सकती ना। इंजीनियर कम है कि लेबर ज्यादा है? लेबर ज्यादा है ना। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में होगी? लेबर क्षेत्र में, मजदूरी क्षेत्र में। ठीक है, आम जनता को इसका असर पड़ेगा ना। आप ये बताइए, आम जनता क्या सभी इंजीनियर बन जाएगी क्या? नहीं ना। अच्छा, जो इंजीनियर बने क्या सभी को जॉब मिल जाएगी? जो अव्वल होगा उसी को तो मिलेगी। अब जैसे आपने बोला कि सर रोबोट को भी इंसान, बिल्कुल इंसान ने बनाया है, लेकिन वहां तो गिने चुने लोग हैं ना। आप बताइए, जो 15-20 लोग काम करते थे खेत में, 15-20 लोगों की दिहाड़ी चलती थी, अब मात्र एक ड्राइवर से हो जाती है। एक मशीन, एक ड्राइवर। तो आप इसका उपाय क्या बनाएंगे ये बताइए। और आज के जमाने में मजदूरी महंगी पड़ रही है लोगों को। क्यों महंगी पड़ रही है? 10 दिन काम करेंगे, फिर खेतों में लाएंगे, फिर थ्रेशिंग करेंगे, फिर दाना निकाल के 3 महीने का समय चला जाएगा। मशीन क्या कर दे रही है? 3 महीने का समय 1 ही घंटे में कर दे रही है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई उपाय नहीं है। हम सिर्फ उपाय जो आप बता रही हो बेरोजगारी का, नई तकनीकी का इस्तेमाल लोगों को करना बता सकते हैं, नए उद्योग धंधे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा भी तो रोजगार देती है। इस एकेडमी से पता है कितने लोगों को रोजगार मिलता है? कम से कम 28 लोगों को रोजगार मिल रहा है इस एकेडमी से, कम से कम 28। कल्पना कर सकते हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि इस एकेडमी से चित्रकूट के 28 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं होता। अब मैं आपको गिनाता हूं कैसे। टीचर हो गए, यहाँ का मकान मालिक, पानी वाला, सफाई वाला, प्रचार वाला, ई-रिक्शा प्रचार वाला, ऑनलाइन प्रचार वाला, और वो जो होता है ना पोस्टर बनाने वाला, यहाँ तक कि जो मैं सुबह 10 रुपए का फूल लाता हूँ वो भी, सभी तो इसमें काउंट होगा। अब बताइए, एकेडमी से इतने लोगों को पैसा जाता है कि नहीं जाता? और रेगुलर बेसिस पे जा रहा है, रोजगार हो गया। यानी हम कुछ ऐसा चीज सोचें जिसमें मानव की जरूरत हो, तब जाके हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं और नया रोजगार सृजित कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी योजना आई थी, जनधन खाते के तहत मुद्रा लोन योजना। इसमें क्या था कि जो छोटे छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं 3 प्रकार के ऋण ले सकते हैं, 50,000, 5 लाख और 10 लाख। अब वो पैसे लेके छोटा मोटा बिजनेस करें। अब जैसे 50,000 में कोई क्या ही बिजनेस कर सकता है? सब्जी की दुकान डाल सकता है, किराने की दुकान डाल सकता है, पानी पूरी की दुकान डाल सकता है, चाट की दुकान डाल सकता है, वो भी तो रोजगार है। आपने देखा होगा एक ठेलिया में कम से कम 2 लोग होते हैं, तो 2 लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कोई होटल खोल लो, 4-5 लोगों को रोजगार। अभी ये नटराज होटल है, कम से कम 8-10 लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो सरकार ने बोला ऐसे रोजगार सृजित करो, हमसे लोन लीजिए सस्ते दाम पर और दिमाग लगाइए और लोगों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। लोगों को नौकरी देना बड़ा पुण्य का काम होता है। आप किसी की रोजी रोटी चला रहे होते हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बेरोजगारी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहां पर स्थित है? नई दिल्ली पर। ठीक है, नई दिल्ली पर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है भारत का। नई दिल्ली में धौला कुआं के थोड़ा सा आगे भारत का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर बन रहा है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे हर चीज़ बिकेगा, ऐसा चीज़ बन रहा है वहाँ पे, ऐसी जगह पे है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए क्या बोल रहे हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया? वाकर का। और आपको बता दें, सरकारी नौकरी से कभी प्रॉफिट नहीं होता है। अर्थशास्त्र कहता है पैसे से पैसा बनता है। जब आप पूंजी निवेश करोगे तो पैसा बनेगा। आज 10 लगाओगे 12 मिलेगा, कल 12 लगाओगे 15 मिलेगा, कल 15 लगाओगे 17 मिलेगा, ऐसे करके। सरकारी नौकरी ग्रोथ रोकती है। हर महीने आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिल जाता है, उसमें आप अपने खर्चे चला लेते हो, बस बन जाते हो राजा और समाज की वाहवाही लूट लेते हो।
लेकिन जो व्यापारी होता है उसका रोज पैसा आता है और रोज वो अच्छा खासा कमाता है। क्यों? क्योंकि वो जितना पैसा कमा रहा है थोड़ा सा बचाता है, बाकी निवेश कर देता है, लगा देता है, कहीं और पैसा लगा देता है। तो अर्थव्यवस्था की अगर वृद्धि करनी है तो क्या करना चाहिए? निवेश। बचत करना चाहिए कि निवेश? निवेश करना चाहिए। ये पूछा जाता है अर्थव्यवस्था में। आगे देखिए क्या है, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? विनिर्माण हब। विनिर्माण हब, मेक इन इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया था स्कीम। मेक इन इंडिया की जो छोटी छोटी चीजें हम अलग अलग देश से मंगाते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें देश में बनाओ तो देश में बनेगा, मेक इन इंडिया कहलाएगा और इसमें कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत में बना के विदेश को बेचेंगे, डॉलर में पैसा आएगा हमारे पास। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? मुद्रा के संचालन से। अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? मुद्रा के संचालन से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। लिख लो। क्या बोल रहा है? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। आगे देखिए, बिग पुश सिद्धांत। बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रॉडन ने। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक शहरीकरण, ज्यादा शहर बस्तियां हैं, जहां पे शहरी बस्तियां हैं, कहां पे? महाराष्ट्र में। अरे मुंबई को देख लो यार, मुंबई बहुत बड़ा वो है ना, शहर है, सपनों की नगरी बोला जाता है ना, हीरो हीरोइन बनते हैं वहां से। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। अच्छा, किस अधिनियम के तहत आरबीआई बना? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई और आगे चल के ये हमारा क्या बन गया? राष्ट्रीयकृत बैंक बन गया। ठीक है, बैंकों का बैंक बन गया। और आपको पता है आज़ादी के बाद जब 1947 में आज़ादी हो गई थी तो हमारा राष्ट्रीय बैंक आरबीआई पाकिस्तान का भी राष्ट्रीयकृत बैंक था। कब तक? जब तक पाकिस्तान का खुद का बैंक नहीं बन गया था, तब तक वहां की मुद्रा का संचालन आरबीआई कर रहा था। आगे देखिए, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के। और 1 रुपए के नोट में वित्त सचिव के। बिल्कुल सही। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई। 1 रुपए का नोट जारी करता है कौन? वित्त मंत्रालय से जारी होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 1951 में। प्रथम चुनाव हमारे तभी तो हुए थे ना, 1900। प्रथम चुनाव, प्रथम पंचवर्षीय। योजना आयोग तो पंचवर्षीय में ही काम करती है ना। प्रथम पंचवर्षीय कब से? 1951 से। योजना आयोग भी कब? 1951 से। और सन 2015 में इसे क्या कर दिया गया? नीति आयोग। यहां से पूछा जाता है कि जो है योजना आयोग का पुराना नाम क्या, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। ये नीति आयोग का ना फुल फॉर्म है नीति, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलिए, भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये एग्जिम है ना, एग्जिम, एग्जिम का फुल फॉर्म है। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात। इम का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात। तो भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एग्जिम बैंक। कौन सा बैंक? एग्जिम बैंक। आगे देखिए, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह किसका कथन है? क्राउमर। मुद्रा से मुद्रा बनता है, आपको बता दें, पैसों से पैसा बनता है। क्लियर है?
भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा कर। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? ब्याज की दर कम होना। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। 41 नंबर लिख लो, 41 नंबर लिख लो, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 41वां नंबर लिख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। करेंसी नोट प्रेस कहां पर है? नासिक में। नासिक यानी महाराष्ट्र में। करेंसी नोट प्रेस कहां पर है? नासिक में। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता यानी जो आदमी होता है, पुरुष होता है या मानव जाति होती है, ये उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाती जितना ज़्यादा मशीन कर लेती है। ठीक है, जब भाई मानव से इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था तभी तो मशीनें लगाई गई। अब ये बताइए, जो अंडा उत्पादन करते थे गांव घरों में और मुर्गा उत्पादन करते थे, वह देश की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। नतीजा मशीनें बनी और जेनेटिक चेंज कराया, और जेनेटिक चेंज होने की वजह से हमने क्या किया? 40 दिन में लाखों करोड़ों मुर्गे बना दिए। अब इतना इंसान बना पाएगा क्या? नहीं ना। यानी इंसानों की क्षमता उतनी नहीं थी जितना मशीनों की है। अब मशीनें बन गई, क्षमता ज़्यादा हो गई, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा बिक रहा है। संरचनात्मक बेरोजगारी। आगे देखिए, भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि में। कृषि में अंधाधुन बेरोजगारी है। कृषि में ऐसे भी लोग लीन हैं जिनका वहाँ कोई कार्य ही नहीं है। मानते हैं ना? आप ही लोगों को आपके पिताजी लोग बोलते हैं, माता बोलते हैं चल यार आज चलते हैं खेत में। आप तो बेरोजगार, आप वहाँ कुछ करते थोड़ी हो, पेड़ के नीचे सोए तो रहते हो, लेकिन लीन किस में हो? कृषि में। ठीक है, तो ये भी एक तरह की क्या है? बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी? कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी। अब कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी का मतलब कृषि में ऐसे व्यक्तियों का लीन रहना जिनका वहाँ कोई काम नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? खरगोन, मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग भी तभी से चला, 1950 मत कर दीजिएगा, 1951 है। मुद्रा की मात्रा में कमी का क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन। ठीक है, मुद्रा की मात्रा में कमी मतलब मुद्रा कमी हो रही है तभी तो संकुचन हो रहा है। हमारे में खाना की कमी होती है तो संकुचन हो जाता है, होता है कि नहीं? अब मेरा एग्जाम्पल मत दे देना वहाँ पे अर्थव्यवस्था में। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। ठीक है, जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा होता है तो क्या अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? घाटे की अर्थव्यवस्था। यानी खर्चा ज्यादा और आमदनी कम। जब सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाएगा, आमदनी कम हो जाएगी, तो ऐसे क्या बोलते हैं? घाटे। हमारे भारत की व्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था है। हमारे क्या है? नीति निदेशक तत्व, आपने देखा होगा नीति निदेशक तत्व, उसमें कल्याणकारी राज्य बनाने की घोषणा की गई है कि राज्य हमेशा ऐसा प्रोसेस करेगी कि जहाँ पर बेरोजगारी क्या खत्म हो, आर्थिक समृद्धि हो, समता हो। अभी देखिए, सरकार बहुत सारा पैसा ऐसा देती है जिससे सरकार को कोई रिटर्न नहीं मिलता है। सरकार अगर लोन देगी तो रिटर्न मिलेगा, सरकार छात्रवृत्ति देगी तो रिटर्न मिलेगा क्या? सरकार भत्ता देगी तो मिलेगा रिटर्न? पेंशन देगी रिटर्न मिलेगा? नहीं। यानी सरकार का अच्छा खासा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जाता है जहां से कुछ रिटर्न नहीं होता। यानी सरकार के ऐसे ही जगह में सरकार के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसको लिख लीजिए, ये भी पूछता है, लिख लो इसको, ये भी पूछता है। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास
बैंक। ठीक है, नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 51 कर देते हैं। ठीक है, एक ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई करना होता है ना शगुन के रूप में। चलिए, अब वैसे भी हम पैसे वाली चीज़ पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था, तो शगुन तो बनता है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? 1904 में। और यहाँ से आज की क्लास खत्म हुई। आपको मिल जाएगा PDF, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।